गुड इवनिंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंथोनी का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक का वॉइस ओवर, जिसका नाम है मेरी बला तेरे सर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काऊ काऊ बूम। उस जबरदस्त कानफोड़ू धमाके ने एंथोनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भागो! धप! जिंग जिंग जिंग! जिंग धाय धूम! धाड़ आ! धाड़ धाड़ हफ! धम! धाय धूम! इस होल को देखो। कनपटी में हुए इस होल के बाद भी कोई जिंदा खड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। मगर मुझे देखो, मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं पहले से ही मुर्दा हूं। मुर्दा एंथोनी नाम है मेरा। मुझे मारने का विचार दिमाग से निकाल दो। लेकिन अगर गोली ने तुम लोगों की कनपट्टी पर होल किया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब बको, कार में बम ब्लास्ट क्यों किया? जिंग आ! क्यों किया? धाए आ! बता क्यों किया? ये ब्लास्ट हमने नहीं किया। मैंने पूछा है क्यों किया? धाए आ! एंथोनी, हमें नहीं पता था कि कार में बम फटने वाला है। एंथोनी, हम कार चोर हैं। हम सिर्फ वह कार चुराना चाहते थे। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है। मैं जानता हूं कि अब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। धाए आ! काऊ! ओह, तू कह रहा है प्रिंस कि जब बम इन्होंने कार में नहीं रखा तो फिर मैंने उन्हें गोली क्यों मार दी? इसलिए प्रिंस, क्योंकि वो थे कार चोर ही, मगर मेरी गोलियों से वो मरेंगे नहीं। आह! कार में कोई बच्चा है। बच्चे की हालत बहुत नाजुक व खराब है। बम विस्फोट व उसके बाद हुई गोली वर्षा के कारण अभी तक कोई भी घटना स्थल पर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। इसने कराहना बंद कर दिया है। एंथोनी ने उसे कार से बाहर निकाला। उफ! ये बच्चा क्या कार में क्या कर रहा था? एंथोनी ने उसकी नब्ज टटोली। ये मर चुका है। पुलिस के सायरन गूंज उठे। वो वो वो। डीसीपी इतिहास वहां पहुंचा तो एंथोनी वहां से हट चुका था। यह विचित्र गंध फैली है। सुगंध एंथोनी के आगमन की निशानी। तो क्या यहाँ एंथोनी आया था? निसंदेह इन लोगों को गोलियां उसी ने मारी होंगी। एंथोनी ने ही इस बच्चे को विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई कार में से बाहर निकाला होगा। पुलिस की मौजूदगी ने लोगों की हिम्मत के दरवाजे खोल दिए थे। राहुल! राहुल! मेरा बच्चा राहुल! ओह माय गॉड! किसी ने कार में बम किसने लगाया? कौन है मेरे बच्चे का हत्यारा? प्लीज घटनास्थल से पीछे हट जाइए। पुलिस को अपनी कार्यवाही करने दीजिए। हवलदार, इन लोगों को फौरन हिरासत में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करो। शायद बम लगाने में इन्हीं लोगों का हाथ हो। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ साहब। एम्बुलेंस में बदमाशों को अस्पताल भेज दिया गया। एम्बुलेंस में बच्चे राहुल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इतिहास अपनी टीम के साथ चला गया। घर के लोग रोते बिलखते घर के अंदर चले गए। राहुल! मेरा राहुल! मेरे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी थी? घटना स्थल पर छूट गया था दहशत भरा सन्नाटा, या शायद कुछ और भी। रहस्य और कुछ रहस्यमय। हफ! कुछ खौफनाक। हफ! कुछ भावनात्मक। उफ! थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैं कार में बैठा था। चाचा मुझे कार चलाना सिखाने आने वाले थे। लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया। कार कार में बैठा मैं, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, सब कुछ, सब कुछ। क्यों क्यों क्यों? कौन है गुनाहगार? क्या मेरा परिवार? मगर उनमें से कौन? कौन कौन कौन? मैं पता लगाऊंगा। राहुल के साथ ही सारे रिश्ते मर गए। अब मैं जिन लोगों से मिलूंगा वे सभी मेरी नज़रों में तब तक हत्यारे हैं जब तक असली हत्यारे का पता नहीं चल जाता। राहुल मर गया। हा 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 हा। राहुल मर गया। अपना राहुल वाला चोगा उतार कर अब मैं बन गया हूँ राहु। जिसकी कुंडली से जुड़ूंगा उसके योग बदल दूंगा। मेरी इच्छाओं और मेरे सपनों को चकनाचूर करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। राहुल अनिल खुराना और सीमा खुराना का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा रोहित 22 बरस का था। चाचा अजय खुराना, चाची ललिता खुराना। इनका बेटा मोहित राहुल की ही उम्र का था, और एक नौकर प्रताप जो कई वर्षों से इस पूरे परिवार की सेवा कर रहा था। राहुल की मौत ने सबकी आंखों से नींद उड़ा दी थी। राहुल की बॉडी अगले दिन मिलनी थी,
इसीलिए हर आदमी अपने अपने कमरे में बंद था। रिश्तेदारों को राहुल की मौत की सूचना दे दी गई थी और अगले दिन बॉडी मिलने पर उसके अंतिम संस्कार का स्वाभाविक समय भी बता दिया गया था। इसीलिए उम्मीद नहीं थी कि उनमें से रात को कोई आएगा, सिवाय एक के जो गुजर गया था। पोपी, लेपी, चाची। कौन? खुद कुत्ते की मौत ना मारी जाओ, इसीलिए कॉफी पहले उस बेजुबान प्राणी को पिलाकर यह तसल्ली कर रही हो कि कहीं कॉफी में जहर तो नहीं। तुम, ये आवाज तो राहुल की है। तुम दूसरों को जहर देने वाले खुद जहर से इतना डरते हैं, ये तो मैं आज देख रहा हूं चाची। आह! कांच की चुभन से चीख निकल गई चाची। मेरे तो जिस्म के टुकड़े ही कर डाले हत्यारे ने। मैं तो चीख भी ना सका। नहीं चाची नहीं। राहुल तू। नहीं चाची नहीं, राहुल नहीं। राहुल तो मर गया। मैं राहु हूं, जो राहुल की मौत के बाद पैदा हुआ। आह! राहुल जो अभी जीना चाहता था, दूसरे इंसानों की तरह उसकी भी इच्छाएं थीं, मगर सभी उस विस्फोट में मारी गई। मैं अपने हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाची। और मैं जानता हूं कि वो हत्यारा कौन है। वो हत्यारी तुम हो चाची, तुम। राहुल नहीं, तो तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई, वो हत्यारी तुम हो चाची, सिर्फ तुम। नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे पास मुझे मारने की वजह मौजूद थी। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है। वजह यह है कि मैंने तुम्हें चाचा के दूध में जहर मिलाते हुए देख लिया था। कहीं मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को बता ना दूं, इसीलिए तुमने मुझे अपने रास्ते से हटवा दिया। जब तुम अपने पति को जहर देने की सोच सकती हो, तो फिर मैं क्या चीज हूं? हाँ, हाँ, ये सच है। मैं उसे जहर देने वाली थी, मगर तुम्हारे कहने पर फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे चाचा जैसे जालिम और बेरहम इंसान को जहर देने की न सोचती तो क्या करती? वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कुत्तों की तरह पीटता और दुत्कारता है। वो खुद मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। पानी पीना भी आज मेरे लिए मुहाल हो गया है। तुम्हारी मौत के बाद मैं और भी डर गई हूँ राहुल। इसीलिए कॉफ़ी को पोपी से चखवा कर चेक कर रही थी कि उसमें जहर तो नहीं है। तुम मुझे अपनी हत्यारी समझती हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हत्या भी तुम्हारे चाचा ने की है। मैं सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं होऊंगा चाची, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा। भला चाचा मेरी जान क्यों लेगा? क्योंकि वो इससे पहले भी एक बार तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है। मैं तुम्हें बताती हूँ कब। एंथोनी के पास पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। तो मामला गंभीर है। एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है प्रिंस। हत्यारों को सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हत्यारा कौन है, पहले इस बात की छानबीन कर लेनी चाहिए, ताकि कोई निर्दोष कत्ल की सजा ना पा जाए। चाची ललिता खुराना के चेहरे पर चाचा का नाम लेते समय ढेरों नफरत थी। वो जो खुद को तेरा चाचा कहता है ना, वो अजय खुराना, हाँ, वही कर सकता है तेरी हत्या बेटे। सबसे पहले मैं तुझे वो कारण बताती हूँ, वो तेरी हत्या क्यों करना चाहता था। कारण है हमारा बेटा मोहित, जो अभी तेरी ही उम्र का है। मगर अधिकार एक ऐसा जुनून है जो उम्र के फासले नहीं देखता बेटे। अधिकार के इसी जुनून ने कैकई के हाथों भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया था। तेरा चाचा जानता था कि एक दिन तुम और मोहित एक साथ साथ ही बड़े होगे। तुम्हारे चाचा तब बड़े होने के नाते फैक्ट्री के चेयरमैन की कुर्सी पर तुम्हें ही बैठाया जाता। तुम्हारे चाचा को यह गवारा न था। ये चिंता उन्हें अक्सर परेशान करती थी। मुझे उस कोशिश के बारे में बताओ चाची, तो चाचा ने मुझे मारने की थी। हाँ, वो एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें अगर तुम मारे जाते तो किसी को पता भी न चलता कि तुम्हारी हत्या की गई है। तुम्हें याद होगा, रूपनगर में कुछ दिनों पहले एक बस रॉबरी हुई थी। कोई अपनी जगह से ना हिले, डोंट मूव। और तू बस को चुपचाप चलाता रह, वरना मेरी गन चल गई तो तू चल बसेगा। लुटेरों ने जमकर बस को लूटा, जमकर हिंसा की। खचाका! पर्स छुपाता है हरामखोर। क्यों बे, क्या है तेरे पास? तेरे बाप ने जेब कर्ज तो तुझे दिया ही होगा ना, तू वही ला। अबे ला, जल्दी जेब खाली कर। और तुम जैसे मौके की तलाश में थे। तुम्हारे चाचा तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि कायरता तुम्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर की इसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये योजना बुनी गई थी। ठोक दे, डाल दे उसे वहीं पर। वो सफर तुम्हारा अंतिम सफर साबित होता,
लेकिन ईश्वर के भेजे दूत की तरह वहां आ पहुंचा वह कौवा। काऊ काऊ, उफ, ये कौवा चलती बस में कहां से आ गया। और कहते हैं कि रात में जहां पर भी कौवा आता है वहां पर एक मुर्दा भी आता है। इस मुर्दे को एंथोनी कहते हैं। धाड़ धाड़, अब तुम ठोके और डाले जाओगे। धाए धाए, तूने सुना नहीं क्या जब मैंने अपना परिचय दिया था। एंथोनी एक अजूबा था, कुदरत का भेजा हुआ मुर्दा फरिश्ता। मगर बहुत कम लोगों ने इसे देखा है। लेकिन जिसने भी देखा है, अगर वो सताया हुआ या किसी के जुल्म का शिकार था तो उसने खुद को भाग्यशाली माना है। थड़ थम ठाक ठिशुम। और अगर वो जुल्म करने वाला कोई मुजरिम था तो उसने उसे अपना दुर्भाग्य माना, क्योंकि उसके बाद वो भी जिंदा नहीं बचा। बस अपने पीछे सड़क पर कुचली हुई लाशें छोड़ती चली गई। एंथोनी ने एक एक करके उन्हें सामने की ओर से बस के बाहर उछाल दिया था, जिससे सभी लुटेरे बस के पहियों के नीचे आकर कुचले गए थे। मगर उनकी मौतों पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं था। उनकी लाशों पर कोई रोने वाला नहीं था। अफसोस था तो सिर्फ तुम्हारे चाचा को। लानत है ऐसे पूरे गैंग पर, एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर पाए। पूरी योजना बनाने के बाद भी बस रॉबरी की आड़ में एक बच्चे को भी नहीं मार पाए। झुंझलाहट में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर और उस सनसनीखेज बस कांड को अखबार में पढ़ते ही मैं समझ गई कि दरअसल किस बच्चे को मारने की योजना थी। वो बच्चा तुम ही थे राहुल। उस समय एंथोनी ने, या कहूँ कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बचा लिया था। मगर इस बार तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तो तुम समझ गए, तुम्हें मारने में मेरा नहीं तुम्हारे चाचा का हाथ है। मुझे ये भी मालूम है कि अब तुम मुझे छोड़कर अपने चाचा के पास जाओगे। लेकिन वहाँ मेरा जिक्र मत करना राहुल। वो एक जलील इंसान है, उसने तुम्हारी हत्या की है। अगर वो मारा नहीं गया तो एक दिन मेरी भी हत्या कर डालेगा। नहीं, अब वो किसी को नहीं मारेगा। एंथोनी के प्रत्येक घटना पर नजर थी और वहां हुई पूरी वार्ता के एक एक शब्द पर पूरा पूरा ध्यान। काऊ काऊ। राहुल की चाची ने बस वाली घटना के पीछे चाचा की जो मंशा बयान की है, मेरी नज़र में वो अभी संदिग्ध है। फिर अभी ये भी साबित नहीं हुआ है कि बम कार में रखकर राहुल की हत्या चाचा ने ही की है या किसी और ने। जब तक ये साबित ना हो जाए, मैं इस केस के संभावित मुजरिम को छूऊंगा भी नहीं। देखते हैं कि अब चाचा अपने भतीजे से क्या कहता है। चाचा की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली थी। राहुल, तू? राहुल नहीं चाचा, राहुल नहीं, राहुल नहीं, राहु कहो मुझे। राहुल तो मार डाला गया, तुमने मार डाला उसे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कार चलाना सीखने वाला हूँ। तुमने बम विस्फोट में उसके परखच्चे उड़ा दिए चाचा। जिसे गोद में खिलाया उसे ही गोद डाला। मैंने गोद डाला? मैंने तुझे गोद डाला? यह कहकर तूने मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दी। गला छोड़, मैं कहता हूँ मेरा गला छोड़, और मुझे बता मैं तुझे क्यों मारूंगा। अरे तू तो मेरे बेटे मोहित से बढ़कर था। बता मुझे मैं क्यों मारूंगा तुझे। राहु ने वजह बता दी, फिर गुर्राया। अब तुम मुझे बताओ चाचा कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे। बेवकूफ, मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अभी खेत जुते भी नहीं और भूखे पहले ही आ गए। तुम दोनों की उम्र अभी 14 बरस थी। अगर ऐसी नौबत आती भी तो वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने से पहले ना आती। उस समय तुम्हारी उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। यानी मैं 10 साल पहले ही हत्या जैसे टेंशन क्यों भुगतूंगा। क्या मुझे ये पता ना होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो यूं भी मेरे बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा और अनिल भैया यानी तुम्हारे पापा मुझे अपनी जायदाद व फैक्ट्री के हिस्से से बेदखल कर देंगे। भला अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा, बता तू। खनाक। तो फिर मुझे कौन मार सकता है चाचा। मुझे उस हत्यारे का पता लगाना है। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई रोहित के अलावा कोई शख्स मार ही नहीं सकता। रोहित? हाँ, रोहित। वो मुझे क्यों मारेगा। सब जानते हैं वो तुम्हारा सौतेला भाई है। सब जानते हैं कि वो एक अय्यास, स्मैकी या आवारा और क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है। कोई उसे नहीं चाहता, सब तुम्हें चाहते हैं। वो इसी बात से तुमसे चिढ़ता है। लेकिन मैंने तो उसे कभी भी सौतेला नहीं माना। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। वही चिढ़ रोहित के हाथों तुम्हारी हत्या का कारण है। आप इतने विश्वास के साथ उसे मेरी हत्यारा क्यों मान रहे हैं। इस विश्वास की वजह है
याद करो वो घटना। इस साल की सुपरहिट फिल्म गदर ने कई सिनेमा घरों में भी गदर किसी स्थिति पैदा कर रखी थी। तुम्हारे साथ मेरा बेटा मोहित भी इस फिल्म को देखने की जिद कर रहा था, लेकिन रोहित मोहित को नहीं बल्कि तुम्हें फिल्म दिखाने ले गया। अगर तीसरा टिकट मिल जाता तो मोहित को भी ले जाता। मोहित को फिल्म दिखाने न ले जाना उसके प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था कि सिनेमा के उस शो में आज क्या होने वाला है। फिल्म को शुरू हुए अभी 15 मिनट ही बीते थे कि हॉल के एक कोने से शोर उठा, सीट के नीचे बम है। बम। बम एक ऐसा शब्द है कि चाहे उसकी रेंज सिर्फ एक कुर्सी तक ही हो, मगर पूरे हॉल में भगदड़ मचा देता है। बम! राहुल भाग! भैया रुको, इतनी बेसब्री किस लिए? बम कोई हमारी सीट के नीचे थोड़ा ही रखा है। उस भगदड़ में तुम अचानक गिर गए। आह! भगदड़ में गिरने का अर्थ किसी भी रूप में ठीक नहीं होता। यही रोहित की प्लानिंग का हिस्सा था। वो तुम्हें भगदड़ में गिराकर मारना चाहता था, क्योंकि हॉल में बम रखने की अफवाह फैलाकर आतंक मचाने की योजना उसकी और उसके साथियों की थी, जिन्हें आतंकवादियों से इस काम के पैसे मिले थे। आह भैया! होनी तो होकर रहती है, मगर अनहोनी को रोकने के लिए कुदरत के हाथ मौजूद रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मदद करे। देख कर चलो, तुम्हारे पैरों के नीचे एक मासूम जिंदगी कुचली जा रही है। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। काऊ काऊ काऊ। हाँ, मैं जानता हूँ प्रिंस कि ये भगदड़ कई लोगों की जान ले सकती है। ऐसे भगदड़ में लोग बम से ज़्यादा भगदड़ में मरते हैं। मैं इस भगदड़ को रोकता हूँ। इस काम में ये लेडीज पर्स मेरी मदद करेगा। भगदड़ को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही था। बम मेरे पास है, मैं इस बम को अपने कौवे को दे रहा हूँ। वो देखो, प्रिंस उसे लेकर हॉल से बाहर जा रहा है। अब आप लोग आराम से बिना डरे सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते हैं। तुम कौन हो? एंथोनी। एंथोनी गुंजाल्वेस। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, लेकिन सब कुछ एंथोनी की बदौलत ठीक हुआ है। अरे कहाँ गया? जहाँ अफवाह उड़ती है वहाँ पर विस्फोट नहीं होते। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर भी विस्फोट नहीं होगा। उफ, ये पर्स जिसका भी है उसे मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस भगदड़ में छूट गए सामान को भी इकट्ठा करेगी और बाद में लोग अपना सामान वहाँ लेने पहुँचेंगे भी। तू इसे अब इतिहास की पुलिस जीप में छोड़ा, वो तुझे देकर समझ जाएगा कि पर्स मैंने भिजवाया है। भैया, ये वही एंथोनी था जिसके कारण एक बार पहले भी मेरी जान बच चुकी है। अगर वो समय पर न पहुंचता, न जाने क्या होता। राहु की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित भैया मुझे भीड़ से के तले कुचलवाकर मार देना चाहते थे? बिल्कुल। अगर अफवाह फैलाने वाले पकड़े जाते तो निसंदेह आज रोहित टाडा कानून के अंतर्गत जेल में होता। मुझे भी पता न चलता अगर मैंने रोहित को मोबाइल पर किसी जलवा खान से बात करते हुए न सुन लिया होता। वो कह रहा था कि राहुल बच गया, क्या फायदा हुआ सारे तमाशे का? तुम पर लगा इल्जाम पुख्ता रूप से साबित नहीं हुआ चाचा, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ता। लेकिन आखिर मेरे परिवार में से ही किसी ने मुझे मारा ही है। वह कौन है इसका पता तो मैं चला कर ही रहूंगा। एंथोनी को भी उसी पल की प्रतीक्षा थी। चाची ने राहुल को चाचा के पास भेजा और चाचा ने उसके संदेह की सुई उसी के सौतेले बड़े भाई रोहित की ओर मोड़ दी। वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो अपने बड़े भाई के पास जाएगा, उसका गिरेबान पकड़ेगा और उसमें झांक कर देखेगा कि वो कातिल है या नहीं। राहुल की बात सुनते ही रोहित का भेजा भक से उड़ गया था। राहुल, ये तू है? तेरी आत्मा! उफ! और क्या कहा तूने? तू जानता है कि तुझे किसने मारा? मुझे बता राहुल, मुझे पता कौन है वो हत्यारा। इसी क्षण उसे गोली से न उड़ा दिया तो रोहित मेरा नाम नहीं। तो फिर इस रिवॉल्वर की नाल का रुख अपनी कनपट्टी की ओर कर लो भैया। ये क्या कह रहा है तू? ट्रिगर दबा दो भैया, ट्रिगर दबा दो। पागल हो गया है क्या? मैं तेरा भाई हूं। मैं भी तो तुम्हारा भाई था, फिर तुम क्यों मुझे मारने के लिए पागल हो गए थे? परिवार के सदस्यों ने मुझे अधिक प्यार दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तुमने अपने हरकतों को इस बात के लिए दोषी क्यों ना माना? बताओ, क्यों मार डाला मुझे? और जैसे तुमने मुझे मार डाला, क्यों ना मैं भी तुम्हें मार डालूं? राहुल, ये ठीक है कि मैं इस बात से कभी कभी चिढ़ जाता था कि घर के लोग तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी हर मांग तुरंत पूरी कर दी जाती है। लेकिन मैंने कभी तुम्हें ईर्ष्या की भावना से नहीं देखा। तुम्हें मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता।
तो फिर कार में बम किसने लगाया? किसने मारा मुझे? तुम्हें हमारे नौकर प्रताप ने मारा हो सकता है। प्रताप? क्या बकवास है, वो मुझे क्यों मारेगा? तुम ऐन जन्माष्टमी की रात पैदा हुए थे और उसकी कोई औलाद नहीं है। औलाद पाने के लिए उसे एक ऐसे बच्चे की बलि देनी थी जिसका जन्म ऐन जन्माष्टमी वाली रात हुआ हो। ऐसा करने के लिए उसे किसी तांत्रिक ने कहा था। मैंने खुद उसे भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर पश्चाताप करते देखा था। भगवान मुझे माफ करना, भगवान मुझे माफ करना। बच्चे को पाने के लिए मैंने बच्चे की बलि दी है। लेकिन मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि प्रताप ने तुम्हारी ही बलि दी है। अगर तुम्हारा कहना ठीक है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा हत्यारा चाहिए। एंथोनी की आंखों के आगे से ऐसा केस इससे पहले कभी नहीं गुजरा था। सब अपनी बला एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं, मगर सबकी कहानियां पुख्ता हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि हाँ, वाकई जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो हत्यारा हो सकता है। चल आ देखे प्रिंस, नौकर प्रताप इस बारे में अपनी सफाई में राहु से क्या कहता है। राहु की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। दिल से बदले की ज्वालाएं फूट रही थी। उसे देखकर प्रताप के तो तिरपन ही कांप गए थे। तेरी उस जघन्य करतूत के जवाब में क्यों ना मैं इस छुरे से तेरी गर्दन ही काट डालूं। एक आत्मा को सामने देखकर प्रताप की टांगे जूड़ी की मरीज की तरह कांप रही थी। कार में बम लगाते वक्त अगर तेरे हाथ इतने कांपते जितना इस वक्त तेरी टांगे कांप रही हैं तो तू वह गुनाह करने से बच जाता प्रताप। मगर अब तो गुनाह हो चुका, उसकी सजा पाने का वक्त आ गया है। मैंने अपने हत्यारे को चीर फाड़ डालने की सौगंध खाई है। साय नहीं, तू कद्दू आगे कर या घिया, मगर आखिरी बार तेरी गर्दन पर ही होगा हत्यारे। मेरी नहीं बबुआ, मेरी नहीं, हत्यारे की बोलो। हत्यारे की गर्दन पर होगा ये वार, और मैं हत्यारा नहीं हूं। बचपन से जिसे अपने हाथों से खिलाए निवाले हो उसे क्यों मारूंगा? आज की डेट में तो सगा खून भी पहचानने से मना कर देता है प्रताप, तो तेरे निवाले क्या चीज हैं? तो फिर तू ये बता, तूने अपने बच्चे के लिए किस बच्चे की बलि दी है? हाँ, ये पाप तो हुआ है मुझसे, मगर ओह, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वो बच्चा तुम हो? वो बच्चा तो गाय का बच्चा था राहुल। गाय को हिंदुओं में पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और मैंने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर गाय के बच्चे को बलि पर चढ़ा दिया। ये बलि मन पर बोझ बन गया है बेटुआ, लेकिन मैं मजबूर था औलाद के लिए। ये पाप मैंने अपने कुंडली में लिखा है बच्चे। अब तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ना? नहीं, तुझे बेवकूफ़ तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ बना रही है बिटवा। अभी तक मैं चुप था, मगर अब नहीं रहूंगा। तेरा कत्ल उसी ने करवाया है। धार क्या बकता है? आह, ये सच है और सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी मार हकीकत को नहीं बदल सकती बिटवा। तुम्हारी माँ को देखकर मुझे उससे नफरत होती है। उसे देखकर मुझे लगता है कि अमीर माँओं के सीने में ममता तो होती है, मगर कुचली हुई ममता। तुम्हारा बड़ा भाई रोहित भी इसी कुचली हुई ममता का शिकार होकर स्मैकिया और अपराधी बन गया, क्योंकि तुम्हारे बाप को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी और तुम्हारी माँ को किटी पार्टियों से। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारी माँ किटी पार्टियों को छोड़कर तुम्हारी ओर ध्यान दे। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में जबरदस्त तकरार होती थी। सीमा, मैं नहीं चाहता कि हमारा राहुल भी हमारे बड़े बेटे रोहित की तरह स्मैक की ओर आकर्षित होकर बर्बाद हो जाए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को रुपए देने बंद कर दिए थे। तुम्हारी किटी पार्टियों के जरिए रुपए ही है। आज से तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल समझो। तुम्हारी माँ पारिवारिक माहौल की आदी नहीं रही थी, इसलिए उसे ये बातें गवारा न हुई। मैं समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दूंगी। उस दिन सीमा मैम साहब तुम्हें अपने फार्म हाउस पर ले गईं। उस कॉटेज में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हारी हत्या की प्लानिंग पर काम कर रही थी। क्लाक! एक खूंखार हत्यारे को वो तुम्हारी सुपारी दे चुकी थी। वो खूंखार हत्यारा कुचला के नाम से कुप्रसिद्ध था। कुचला खोपड़ी कुचलता है। तुम समझे होगे कि फार्म हाउस पर लुटेरों का हमला हो गया है। तड़ाक! मगर वो हत्यारा तुम्हारी हत्या के इरादे से आया था बिटवा। वो अपने बाज की तरह तुम्हारी खोपड़ी को अपने मजबूर हाथों से पकड़ लिया था उसने। दूसरे ही पल वो तुम्हारा भेजा खोपड़ी से आउट कर देता, मगर वो भूल गया था कि रूपनगर के सुनसान व जुल्म के रास्तों पर एक जिंदा मुर्दा मटरगश्ती करता फिरता है। कहते हैं उसके साथ जो कौवा दिखता है उसकी दो नहीं
1000 आंखें हैं और वो रात के अंधेरों को चीर कर 1000 गड़बड़ों को भी तुरंत भाप सकता है। थड़ाक! जल्दी क्या है? उस रात तुम एंथोनी के कारण बच सके। आज की डेट में मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं माँ को भी चेक करूंगा। एंथोनी व प्रिंस दिलचस्प हो चुके इस घटनाक्रम को देख व सुन भी रहे थे तो नौकर प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल के माँ के सिर पे। इस घर में रिश्ते जिंदा तो हैं प्रिंस, मगर सभी नफरत की नोक पर रखे हैं और नफरत की नोक रिश्तों को चुभती है तो वो फटने लगती है। चल आ देखें कि अब माँ क्या सफाई देती है। देखिए कि क्या राहुल अपने हत्यारे तक खुद पहुंच पाएगा या नहीं। काऊ! सीमा खुराना ने जबरदस्त ढंग से राहुल के इल्जाम का प्रतिरोध किया। तूने तो कुछ ही सेकंडों में माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को आग लगा दी बेटे। 9 महीने तुझे जिस कोख में रखा पल भर में झुलसा दिया तूने मुझे। तुझे छाती से लगा कर दूध पिलाया मगर तूने तो विष उगला। माँ शब्द को गाली बना दिया। हाँ, मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, वहाँ अपनी सहेलियों के बीच कुछ समय बिताकर मुझे सुकून मिलता है। क्या तुम अपने दोस्तों के पास नहीं जाते थे? क्या तुम उनके साथ नहीं खेलते थे? क्या तुम 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहकर उसका ध्यान रखते थे? बोलो, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर मुझे किसने मारा? तुम्हारे पापा ने। उन्होंने तुम्हें हमेशा सौतेला समझा। पापा? राहुल, तुम्हें याद है एक दिन तुम्हारे दोस्तों ने भूत बंगले में जाने की शर्त लगाई थी। अगर तुम रात को वहां होकर आओ तो हम तुम्हें एक शानदार ट्रीट के अलावा एक शानदार जींस व शर्ट भी देंगे। और तुमने उनकी शर्त कबूल कर ली थी। मैं वहां जाऊंगा। दरअसल इसके पीछे तुम्हारे पापा का हाथ था। वो तुम्हें भूत बंगले के रहस्य व सन्नाटे भरे वातावरण में डरा डरा कर मार डालना चाहते थे। ओह, कौन हो तुम? इस बंगले का मालिक कर्नल डिकोस्टा। मेरी सूरत देखना चाहते हो तो देखो। इनसे मिलो, ये मेरे वफादार साथी हैं। हेलो, हाउ डू यू डू? इस भूत बंगले में इंसानों का प्रवेश वर्जित है। तू क्यों आया? आया तो आया, अब वापस नहीं जाएगा। नहीं, थर्ड, इंसानों का प्रवेश वर्जित है ना, मुर्दों का तो नहीं। उफ, आ खुद चीखते भी हैं। फिर तो मेरी ठंडी आग से अब और चीखेंगे। मेरी ठंडी आग सिर्फ इंसानों को तड़पाती है। इसका मतलब तुम लोग भूत नहीं हो। भूत बंगले की आड़ में तुम लोग यहाँ पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते हो। जिंग जिंग जिंग, हम मौत भी बेचते हैं। तो बेचो ना, किसने मना किया है? मैं भी तो मौत का ही सौदागर हूँ। एंथोनी के अचानक आ जाने से तुम्हारे पापा की सारी प्लानिंग फेल हो गई। एंथोनी के मुंह से अनायास ही निकला। पापा भी उसे एक कहानी सुनाएंगे। इस गन को फेंक दो बेटा, फेंक दे। मैंने तुझे नहीं मारा। उन लिटोरे से मेरा कोई संबंध नहीं था। तुझे सिर्फ तेरी चाची ही मार सकती है। तुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। उसने तुझे पहले भी मारने की चेष्टा की है। तुझे याद है जब तू एक दिन अपने चाचा के कमरे में गया था तो वापसी में तू सीढ़ियों की बंगले की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। माँ! सीढ़ियों पर तेल डाला था तेरी चाची ने। मेरी मजबूरी ये थी, मैं तेरी चाची की इस करतूत को साबित नहीं कर सकता था, वरना उसे घर से निकाल देता। उफ, इसका मतलब मैं कभी अपने हत्यारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कौन कहता है? एंथोनी, तुम? मैं समझ गया हूं राहुल, तुम्हारा हत्यारा कौन है, मगर वास्तव में वो तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता था। क्या मतलब? कौन है वो? तुम जिन जिन लोगों के पास गए थे उन्हें एक ही छत के नीचे इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा कि वास्तव में हत्यारा कौन है। बहुत जल्दी राहुल ने ऐसा ही किया। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्योंकि वो हत्यारा तुम में से ही एक है जिसने मासूम व निर्दोष राहुल को मार डाला। ये कौन है? कौवे को देखकर भी नहीं समझे? ये एंथोनी है, जिसने मेरा कुछ भी ना होते हुए भी बार बार मेरी मदद की। एंथोनी, मुझे बताओ कि वो हत्यारा कौन है। बताता हूँ। सबसे पहले तुम चाची ललिता खुराना के पास गए। चाची ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बला चाचा अजय खुराना पर डाली, क्योंकि उसे चाचा से अपनी जान का खतरा था। वो चाहती थी कि चाचा का पत्ता साफ हो जाए। चाचा ने अपनी बला रोहित पर डाली, क्योंकि राहुल तो मर चुका था। अगर रोहित भी राहुल के हाथों मारा जाता तो पूरे जायदाद का वारिस उसी का बेटा मोहित बनता। रोहित ने अपनी बला डाली नौकर प्रताप पर,
जो पुलिस को उसकी करतूतों की खबर देने के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता था। रोहित चाहता था कि प्रताप राहु के हाथों मारा जाए। प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल की मां पर, क्योंकि उसने किसी बात पर नाराज होकर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। वो इसी बात का बदला लेने की फिराक में था। राहुल की मां सीमा खुराना ने अपनी बला टाली अपने पति अनिल खुराना पर, क्योंकि वो उनकी दूसरी पत्नी थी, आजाद ख्यालों की थी। चाहते थे कि उसकी आज़ादी में कोई खलल न बने। जबकि मिस्टर अनिल खुराना ने सीमा के सभी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड्स इत्यादि बंद करवा दिए थे। और अनिल खुराना ने अपनी बला टाली वापस चाची ललित खुराना पर, क्योंकि दरअसल वो समझ गए थे कि सीढ़ियों पर तेल डालकर उसके भाई की हत्या की साजिश रचने वाली चाची ललिता ही थी। उसे मालूम था कि चाचा अजय खुराना कुछ देर बाद सीढ़ियों से नीचे जाएगा, मगर संयोग से सीढ़ियों से राहुल फिसल गया। उसे उस वक्त भी मैंने ही बचाया था। सबने उन कहानियों को राहुल की हत्या की कोशिश बताया, जो राहुल के साथ संयोग से घटी। राहु, दरअसल तुम्हारी हत्या जिस बम विस्फोट में हुई, उसे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे चाचा के लिए तुम्हारी चाची ने फिट किया था, जो चाचा के हाथों कभी भी हो जाने वाली अपनी हत्या से डरी हुई थी। वो एक साइकिक औरत है, मगर उसका निशाना चूक गया। उस कार से तुम्हारे चाचा ही ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन संयोग देखो, इन वक्त पर तुमने चाचा से कार सिखाने की जिद की, और चाचा के हाँ कह देने पर खुशी के मारे जैसे ही तुम कार में बैठे कि बम फट गया और तुम मारे गए। वो बम तुम्हारे लिए नहीं था राहुल, क्योंकि चाची को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि कार में तुम बैठोगे। ऑफिस से छुट्टी का फ़ोन करने में हुई देरी चाचा के लिए वरदान साबित हुई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ललिता ऐसा करेगी। उफ। हाँ राहुल, मैं तो उसी समय समझ गया था जब तुमने ये कहा था कि तुम कार चलाना सीखने के लिए कार में बैठे थे। इसी से साबित हो गया था, हत्यारा जो भी है वो तुम्हें नहीं मारना चाहता था, क्योंकि तुम तो उस वक्त कार में बैठने वाले ही नहीं थे। असली हत्यारे का पता मुझे तब लगा जब तुम्हारे पापा ने सीढ़ी वाली घटना के विषय में बताया। मैं तभी समझ गया था कि चाची चाचा की हत्या करना चाहती थी। बाकी बातों की जानकारी भी मैंने तुम्हारे जाते ही प्रत्येक शख्स से खुद हासिल की। मैंने अपने हत्यारे को खत्म करने की सौगंध ली है। खचाक! मैं अपनी सौगंध को पूरा करता हूं। मुझे इसकी मौत का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि दरअसल तुम सब लोग बनावटी रिश्तों के साथ जिंदा हो। रिश्ते बनाने से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है, दिल से। काश तुम निशाना ना चूकती ललिता, और मासूम राहुल की जगह मैं ही मारा जाता। समाप्त।